नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आखिर प्रतिबंध के बाद की चुनौतियां। अतीत का अनुभव दर्शाता है कि पीएफआई जैसे संगठन पुरानी केचुली उतार कर जल्द ही नया रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहना होगा। देश भर में ताबड़तोड़ छापों के बाद अंततः भारत सरकार ने कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे संबंधित संगठनों पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। यह संगठन 2010 में तब चर्चा में आया था जब इसके कार्यकर्ताओं ने केरल में टी.ए. जोसेफ नामक प्रोफेसर की कलाई सिर्फ इसलिए काट दी थी क्योंकि उनके अनुसार जोसेफ द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्र का एक प्रश्न इस्लामिक मान्यताओं का अपमान करता था। इस क्रूरता ने देश में सनसनी फैला दी थी। उससे व्याप्त आतंक का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि केरल में मुखर रहने वाले चर्च ने भी उस समय जोसेफ का साथ छोड़ दिया था। ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित जिस कॉलेज में वह पढ़ाते थे उन्हें वहां से निकाल दिया गया। तंग आकर उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इस बर्बर कृत्य के बाद पीएफआई देश भर में अपने पैर पसारता गया। जिस आतंकी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी पर प्रतिबंध लगा था उससे जुड़े लोग भी पीएफआई से जुड़ते गए। इसके बावजूद पीएफआई पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। पीएफआई की क्रूरता के अंतहीन किस्से हैं। 2019 में उसके कार्यकर्ताओं ने मतांतरण पर एक बहस के कुछ घंटों बाद ही पीएमके के नेता रामलिंगम को उनके घर पर निर्मम हत्या कर दी। 2014 में केरल पुलिस द्वारा केरल हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर हत्या के 27, हत्या के प्रयास के 85 और सांप्रदायिक हिंसा के 106 मामलों में संलिप्तता का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा केरल पुलिस की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी कहा गया है कि पीएफआई सिमी का एक नया रूप है। किसी सख्त कार्रवाई के अभाव में बीते 12 वर्षों के दौरान पीएफआई ने खाड़ी देशों से मिले चंदे और ज़कात के नाम पर लोगों को गुमराह कर देश विदेश में अपना एक बड़ा तंत्र विकसित कर लिया। जिस संगठन ने एक अध्यापक का हाथ काटने से अपना आगाज किया हो उसी का सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नाम से देश भर के विश्वविद्यालयों में फैल गया। इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह छात्रों में कट्टरपंथ के कैसे बीज बोता होगा। इसका एक नमूना कर्नाटक के हालिया हिजाब विवाद और उसके चलते एक युवक हर्ष की हत्या के रूप में सामने आ चुका है। पीएफआई मिस्र में जन्मे इखवान उल मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड के रूप में भारत में स्थापित करने के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है। यह संगठन जाने माने कट्टरपंथी मौलाना और जमात इस्लामी के संस्थापक मुद्दी और मुस्लिम ब्रदरहुड के बड़े नेता अल कुतुब की विचारधारा को भारत में फैलाने में जुटा था। ये अतिवादी संगठन अब चुनाव जीतकर मिस्र की सत्ता पर बैठा तो उसके समर्थकों ने वहां हिंसा का ऐसा भयावह प्रदर्शन किया कि मिस्र की सेना और जनता की तख्ता पलटकर उसे सत्ता से बेदखल करना पड़ा। जब मिस्र की अदालत में हिंसा फैलाने के मामले में मुस्लिम ब्रदरहुड के तत्कालीन सर्वोच्च नेता मोहम्मद मोर्सी पर मुकदमा चला तो पीएफआई ने नई दिल्ली स्थित मिस्र दूतावास के बाहर बाहरी हंगामा किया। अपने छोटे शासनकाल में मुस्लिम ब्रदरहुड ने मिस्र के समाज में कट्टरपंथ का ऐसा जहर घोला कि उसके सेनाध्यक्ष जनरल सीसी को विश्व में इस्लामिक शिक्षा का केंद्र मानी जाने वाली अल अजहर यूनिवर्सिटी में जाकर कहना पड़ा कि ये कैसे संभव है कि मुसलमान विश्व में रह रहे गैर मुस्लिमों को समाप्त करने की सोचें और उसमें सफल भी हो पाएं। मुस्लिम ब्रदरहुड को न सिर्फ मिस्र बल्कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे तमाम इस्लामिक देश प्रतिबंध कर चुके हैं। सिर्फ तुर्की
और कतर ही सऊदी अरब में अपनी प्रतिद्वंदिता के चक्कर में मुस्लिम ब्रदरहुड को सह दे रहे हैं। यह भी न भूलें कि नुपुर शर्मा के बयान पर जब देश भर में बवाल हुआ तो इंटरनेट मीडिया पर भारत विरोधी ट्रेड मिस्र और कतर जैसे इन्हीं देशों से चले, जहां मुस्लिम ब्रदरहुड की सक्रियता है। नुपुर के बयान पर सबसे पहले हंगामा करने वाली कतर सरकार ही थी, जिसका मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम के साथ करीबी रिश्ता है। ये तथ्य भारत को अस्थिर करने की साजिश के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। भारत विरोधी मानसिकता वाले पीएफआई का पर प्रतिबंध की मांग तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए दंगों के बाद से ही जोर पकड़ रही थी। पीएफआई भी इससे भली भांति परिचित होगा कि उस पर प्रतिबंध की तलवार लटकी हुई है। ऐसे में उससे निपटने की उसने पूरी तैयारी की होगी। खुफिया रिपोर्ट आती रही है कि पीएफआई ने तमाम फर्जी पदाधिकारी बना रखे हैं ताकि असली नेता कानूनी शिकंजे से बचे रहें। ऐसे में प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। यह संगठन कितना सक्षम हो चुका था, ये इससे पता चलता है कि तमिलनाडु में छापे के दौरान गहरे समुद्र में चिन्हित होने से बचाने वाले यंत्र भी उसके कार्यकर्ताओं से बरामद किए गए। बिहार से पीएफआई के ठिकाने से मिले उस दस्तावेज की भी अनदेखी नहीं की जा सकती, जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने का खाका दर्ज था। भारत सरकार ने अभी पीएफआई की राजनीतिक इकाई पीडीपीआई को प्रतिबंधित नहीं किया है। संभव है कि उसके लिए भी कुछ और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हो या फिर उसमें कोई और पेंच हो सकता है कि चुनाव आयोग उस पर कोई चाबुक चलाए। हालांकि अतीत का अनुभव यही बताता है कि पीएफआई जैसे संगठन पुरानी केचलू उतार कर जल्द ही नया रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहना होगा। यदि पीएफआई ऐसा कुछ करे तो अविलंब उस पर शिकंजा कसा जा सके। ऐसे संगठन आतंकी विचारधारा को मुख्य धारा में लाने में पारंगत होते हैं। इस तरह से सीमा पार सक्रिय आतंकी संगठनों में से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि ये देश के भीतर ही जहर और आतंक फैलाते हैं। प्रतिबंध तो लग ही चुका है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।